बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि जो गोबर की खाद है इसके नुकसानात क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर इसके कोई नुकसानात हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसका अल्टरनेट क्या है, उसका मुतबादिल क्या है। तो जी गोबर की जो खाद है इसके जो मेन नुकसानात हैं उसमें एक जो सबसे बड़ा वो जड़ी बूटी के बीज हैं। गोबर में जड़ी बूटियों के बीज आते हैं अगर जानवरों को ऐसा चारा दिया जाए जो कि जड़ी बूटियों से लाया गया हो। यानी अब छोटे जो फार्मर्स हैं, पाकिस्तान में 80% फार्मर छोटे काश्तकार हैं, 1 एकड़ से कम वाले। तो उनका जो गुजारा होता है वो 2-4 जानवर भी साथ पालते हैं और जो है वो थोड़े रकबे पे काश्तकारी करते हैं और साथ में अपने कोई घर चलाने के लिए जानवरों को पालते हैं। तो वो फिर क्योंकि उनके पास रकबा कम होता है और चारा अवेलेबल ज़्यादा नहीं होता, तो उनको मजबूरन वो खेतों से जड़ी बूटियाँ निकाल के वो जानवरों को इस्तेमाल करानी पड़ती हैं। तो इस तरह का जो होता है गोबर, उसमें जड़ी बूटियों के बीज होंगे। लेकिन जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, उन पे क्योंकि चारा या तो साइलेज इस्तेमाल होगा, उसमें जड़ी बूटी के बीज ज़ीरो होंगे, नहीं होंगे। और जो डेयरी फार्म बड़े बड़े जहाँ पे ताज़ा चारा इस्तेमाल होता है, ज्वार और ये बरसीम या साइलेज वगैरह, तो उनमें भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि जड़ी बूटी के बीज हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं, ना होने के बराबर हैं। ठीक है, ज्वार में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो मदाना और सवांकी इस तरह के कुछ आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम। अच्छा, तो एक ये है इसका नेगेटिव जो नुकसान है। दूसरा इसका ये हो सकता है कि ये कच्चा गोबर अगर हो तो वो ज़मीन में जब इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन में उसे टाइम लगता है, उसे डिकम्पोज़ होने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि वो कच्चा होता है, उसे पकने के लिए या उसे तोड़ फोड़ के लिए, इंग्लिश में उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं, उसकी तोड़ फोड़ के लिए कुछ माइक्रोब्स चाहिए होते हैं, कुछ जरासीम चाहिए होते हैं, फंगस चाहिए होती है, बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो फिर टाइम लगता है। और कच्चे पे फिर वो बाज़ दफ़ा जो दीमक है वो भी हमला करती है, लेकिन इसकी मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है जो लिटरेचर में और इस तरह की चीज़ों में, लेकिन मैंने बज़ाते ख़ुद इसका एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन कच्चे से ये तो है कि उसको ये कन्फर्म है कि कच्चे गोबर को इस्तेमाल करने से वो होता है, कच्चे गोबर से वो टाइम उसे लगता है उसे डिकम्पोज होने के लिए, ये तो कन्फर्म है, अंडरस्टूड है। दूसरा इसका जो है वो इसके अलावा तो नुकसान नहीं है, सिर्फ ये है कि लेबर कॉस्ट आती है, इसके लिए ट्राली चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, और फिर परचेज़ करना पड़ता है। तकरीबन या तो मैं 500 रुपये ट्राली का लेते हैं जो मालिक हजरात हैं। यानी सपोज़ किसी थर्ड पर्सन के पास पड़ा है और मैंने किसी तीसरे बंदे के पास पड़ा है और मैंने लेना है, इस्तेमाल करना है, तो मुझे उनको पर एक ट्राली का 500 के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। फिर मज़दूर जो ट्राली को भरते हैं उनको वो भी 700-800 रुपये 500 से 700-800 रुपये एक ट्राली भरने का लेते हैं। फिर इसी तरह ट्रैक्टर है, उसका पेट्रोल डीज़ल का ख़र्चा है, अगर वो किराए का है तो फिर वो, तो इस तरह एक ट्राली पे ऑन एन एवरेज 1500 से 1800 ख़र्चा आता है। ठीक है, तो अगर हमें 4 ट्रालियाँ इस्तेमाल करनी पड़ जाएँ तो 6 से 7,000 8,000 तक ख़र्चा आ सकता है। लेकिन इतना ख़र्चा है और आपको किसी बड़े फार्म से मिल जाए जिसमें आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि जड़ी बूटियों के बीज नहीं आएंगे, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 6-7 हज़ार का वो ख़र्चा करके
तो आपका जैसे पहले मैंने अर्ज़ की थी कि उसमें 1.5-2 बोरी या 2.5 बोरी तक यूरिया आता है और 1.5-2 बोरी तक DAP और पोटाश भी, सल्फ़र भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, कुछ और बाकी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अभी हम नेगेटिव इस्तेमाल वो जो उसके मनफी या नेगेटिव उसके जो नुकसानात उसकी बात कर रहे थे। तो मेनली वही दो थे और उन दोनों में से भी जो मेन था वो जड़ी बूटियों का बीज, उसका हमने हाल देखा कि वो जो बड़े फार्म हैं उनसे लिया जा सकता है या फिर इसके अब इसके ना मुतबादिल क्या हैं। तो मुतबादिल जो हैं वो बहुत सारे हैं, इसके मुतबादिल बहुत सारे हैं। आप जो है वो शुगर मिल का जो वहाँ से निकलता है सलाज वगैरह, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये यहाँ तक कि जो शुगर मिल से ये कंपनियों वाले भी परचेज़ करके उसको आगे नामियाती मादा और कंपोस्ट वगैरह के नाम से आगे सेल करते हैं, तो काश्तकार भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे सस्ता और बेस्ट और काश्तकार के पास टाइम भी होता है, वो ये है कि सब्ज़ खाद होती है, ग्रीन मैन्योरिंग इंग्लिश में कहते हैं, सब उर्दू में सब्ज़ खाद कहते हैं। ये होती क्या है कि अक्सर और तकरीबन सब फार्मर को, काश्तकारों को पता होगा कि जंतर की काश्त करके उसे तकरीबन जब वो कच्ची फली पे आता है तो उसको रोटिवेटर कर दिया जाता है 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, इसे कहते हैं जी सब्ज़ खाद। अब जब रोटिवेट किया जाता है उसको तो थोड़ी आधी बोरी यूरिया भी उसमें लगा के पानी दिया जाता है। वो फिर 10-15 दिन बाद उसको दोबारा वो हल चलाया जाता है, तो इस तरह से वो ज़मीन में मिक्स हो जाता है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँ तो ये जो सब्ज़ खाद है इसका फ़ायदा गोबर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, गोबर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। वो अगर गोबर की एक ट्राली सब्ज़ खाद की एक ट्राली हो तो गोबर की वो तकरीबन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो वो 5 से 10 ट्रालियों के बराबर वो उसका असर होता है। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा है। और एक और मज़े की बात कि हम अगर काश्तकार हम अपने टाइम को मैनेज करें, वक्त को बचाएं और इसको एक मुनासिब तरतीब के साथ चलें, तो हमारे तकरीबन सब काश्तकारों के पास टाइम होता है। 1 महीना 2 महीने बीच में आ जाता है रोटेशन में ना। जो काश्तकार गंदम के बाद राइस लगाते हैं उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है। वो गंदम के बाद या तो वो जंतर काश्त करें, उसको 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद कच्ची फली के टाइम को देख के उसको रोटिवेट किया जा सकता है। और इवन के कुछ फार्मर तो उसको बकरी वालों को बेच के वहाँ से एकड़ से 12 से 20 हज़ार के दरमियान वो सेल होता है टाइम को देखते हुए। और फिर बाद में वो रोटिवेट भी कर देते हैं। तो ये भी इतना बुरा ऑप्शन नहीं है। तकरीबन 20 हज़ार आपको एकड़ से आता है, 12 से 20 हज़ार। लेकिन अगर आप उसको सारे को वो रोटिवेट करेंगे तो वो तो अच्छा है ना। लेकिन अगर आप उसको यानी अगर मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करने का मतलब ये है कि अगर आप कच्चा तकरीबन 1 फुट का हो तो उसके अंदर जानवर बकरियां वगैरह को छुड़वाएं, तो फिर वो आपका ज़ाया नहीं होगा। फिर आप चाहे उसको 15,000 में बेचें, 20,000 में बेचें, उसके बाद भी जब आप रोटावेटर करेंगे सिर्फ 1 हफ़्ता ठहर के यानी पहले पानी लगाएं, पानी लगाने के बाद 1 हफ़्ता 10 दिन ठहरेंगे तो वो आपका बहुत ज़बरदस्त, वो बल्कि पहले से भी ज़्यादा उसकी शाखें निकलेंगी और वो आपकी
यानी बेहतर हो जाएगा, आपको पैसे भी मिलेंगे और आप सब्ज़ खाद भी आपकी ज़्यादा बनेगी। तो रोटिवेटर कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जी गंदम के बाद जो लगाते हैं जी ये मूंगी, और उसके बाद उन्होंने राइस लगाना होता है, तो वो भी इसको मूंगी की काश्त को करके उसके बाद रोटिवेटर इसको कर सकते हैं। मूंगी उसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, 2 वैरायटी ऐसी हैं जो 2 महीने में पकती हैं, 60 से 70 दिनों में पकती हैं। ठीक है, उसमें मैंने शेयर किया था, वीडियो पहले भी बनाई थी। तो उसमें एक नायाब की वैरायटी भी है। अच्छा, तो वो ऑप्शन है। उसके बाद मकई के बाद राइस लगाना हो तो उसमें भी जंतर वगैरह काश्त किया जा सकता है। इसी तरह फिर जब ये राइस के बाद अगर दूसरी फसलें लगानी हो तो टाइम इतना नहीं होता। राइस के बाद अगर मकई लगानी हो बाहरिया तो फिर टाइम होता है। आप वहाँ पे बरसीम या जो दूसरी कैनोला, सरसों, उसमें से कुछ भी वो करके उसको सब्ज़ खाद के लिए तो उसको कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आपने मैनेज करना है। वीडियो में वो सारे ऑप्शन नहीं बताए जा सकते, आपने जस्ट ये मैं देखना है कि आपको अगर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम मिलता है तो बीच में आप कोई भी खाद, फलीदार जो फसल होती है उसको पसंद किया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी किसी भी फसल को काश्त करके उसको सब्ज़ खाद बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा जो है वो 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है गोबर से। ठीक है, और एक फार्मर्स का कंसेप्ट होता है कि सब्ज़ खाद जल्दी लगती है, हालांकि उसमें ऐसा नहीं है। गोबर की खाद जल्दी लगती है, लेकिन असर सब्ज़ खाद का क्यों जल्दी महसूस होता है, उसकी वजह यही है कि सब्ज़ खाद के अंदर ताकत ज़्यादा है। ठीक है, वो यानी 10 गुना, 5 से 10 गुना उसकी ताकत ज़्यादा है गोबर से। और वो फिर आप शायद अगर 15-20 ट्रालियाँ भी गोबर की इस्तेमाल कर लें तो उससे भी ज़्यादा वो उसका असर होता है। इसीलिए वो अगर थोड़ा सा भी ज़मीन के अंदर, उसे टाइम तो चाहिए होता है उसको, उसकी ब्रेक डाउन के लिए, उसकी तोड़ फोड़ के लिए, उसके ज़मीन के अंदर गलने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा भी जब ज़मीन के अंदर गल जाता है तो उससे रिज़ल्ट ज़्यादा आता है। और ज़मीन का बेपनाह फ़ायदा है, ये नामियाती मादा ज़मीन में बढ़ाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ तक कि ज़मीन के अपने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये ज़मीन में प्रोबायोटिक के तौर पे भी काम कर सकता है। और ज़मीन के अंदर जो जरसूमे की तादाद है जो कि फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी तादाद को भी बढ़ाता है। और ज़मीन की बहुत सारी खसूसियात को बेहतर करता है, जिसमें वो पानी जज़ब करने की सलाहियत है। अगर रेतीली ज़मीनें हैं तो उनमें पानी खड़ा करने की सलाहियत है, उसको भी बेहतर करता है। जो भारी ज़मीनें हैं, जो सख्त ज़मीनें हैं, जो बाड़ा वाली हैं, जो कप्पर हैं, उनको भी नरम करता है। उनमें फिर वो हवा का मलदखल, हवा का दरगुज़र वो जो है वो बेहतर होता है, उससे पौधे को वो मिलती है, हवा मिलती है, उसकी जर्मिनेशन ठीक होती है, उसकी ग्रोथ ठीक होती है, उसकी नशोनुमा ठीक होती है। उसके अलावा खुराकी अज़ा जो आप इस्तेमाल करते हैं उनका बेपनाह फ़ायदा होता है। उनका जो आम लैंग्वेज में अगर बात करें तो अक्सर जो बड़े काश्तकार हैं वो ये कहते हैं कि खादें भी वहीं लगती हैं जहाँ सब्ज़ खाद या गोबर की खाद इस्तेमाल की जाए, तो खादों का असर भी वहीं होता है। तो असल में तो होता ये है कि गोबर की खाद हो, सब्ज़ खाद हो, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है ज़मीन में।
और उनकी भी जो उनके अंदर जो खुराक है वो भी पौधे को मिलती है, और फिर वो जो खाद्य इस्तेमाल करते हैं उनको उनका ज़िया जो है, उनका जो ज़ाया होना है उसको भी कम करती हैं। तो इस तरह हमें वो फिर फ़ायदा दे जाती हैं। तो ये मुतबादिल हमने देखे इसके गोबर के, और गोबर को कैसे इस्तेमाल करें। तो ये बेसिक इसमें पर चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह हम फिर एक दो और वीडियोस में भी कुछ और इसके रिलेटेड चीज़ें वो डिस्कस करेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।